Now, in earlier, we have completed the asexual cycle in human host. Malarial cycle, ह्यूमन होस्ट में दो असेक्सुअल साइकिल होते हैं ह्यूमन बींग्स में, हेपेटिक सिजोगोनी जो हेपेटिक सेल्स में होती है और दूसरी इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी जो रेड ब्लड सेल्स में होते हैं। नेक्स्ट वन, हमने इस हेपेटिक साइकिल और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को कंप्लीट किया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ इरिथ्रोसाइटिक साइकिल? द गैमेटोसाइट्स इज द प्रोडक्ट ऑफ यस इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब इस पेशेंट में, इस ह्यूमन बीइंग में जिसमें इरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होने के बाद उनके ब्लड में जो गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं, इस गैमेटोसाइट्स को अगर किसी और फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब सब करते समय इस गैमेटोसाइट को अपने बॉडी में नहीं लेती, तो क्या होता है, ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो ऐसे ही ब्लड में रहते हैं जो कई घंटों और दिनों के बाद हमारे बॉडी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दे डू नॉट एनी अदर इन्फेक्ट अदर एनी सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी और दिस गैमेटोसाइट दे डज नॉट शो द फ्यूजन इन ह्यूमन बॉडी। तो ये गैमेटोसाइट ह्यूमन बॉडी में ऐसे ही रहकर डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं मलेरियल साइकिल इन मॉस्किटो कैसा होता है। जिस ह्यूमन बींग में गैमेटोसाइट प्रोड्यूस हुए हैं उसके ब्लड में ये गैमेटोसाइट फ्लो हो रहे हैं, तब उस समय अगर किसी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो अगर इस इंसान का ब्लड सक करती है तो these गैमेटोसाइट सेल्स दे इंटर इनटू द प्राइमरी होस्ट दैट इज फीमेल एनोफिलिन मॉस्किटो। जब ये गैमेटोसाइट फीमेल में इंटर हो जाते हैं तब उनमें से कुछ गैमेट जिसे हम माइक्रोगैमेट कहते हैं और जिनमें कुछ माइक्रोगैमेट फॉर्म होते हैं और कुछ मैक्रोगैमेट फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं उसे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ होता क्या है, सीयर इन दिस केस जो गैमेटोसाइट जो गैमेटोसाइट यहाँ पर इंटर हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे, सीयर। So in female Anopheles mosquito, the sexual and asexual life cycle, it completes in 4 different steps. These are gametogamy, fertilization, formation of oocyst and ookinetes, then sporogony. इन चारों प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गैमेटोगोनी। What is meant by gametogony? The formation of microgamete and macrogamete is called gametogony. ये कैसे फॉर्म होते हैं? जब फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पेशेंट या फिर मलेरियल पेशेंट से जब ब्लड सक करते हैं तब उस समय इस मलेरियल पेशेंट के गैमेटोसाइट ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो में इंटर हो जाते हैं और ये इंटर हो जाने के बाद इसमें गैमेटोगोनी स्टार्ट हो जाती है। दिस गैमेटोगोनी, fertilization, okinetes and oocyst formation, and sporogony. These 4 steps taking place in female Anopheles mosquito. तो ये कैसे होता है इसे देखिए। सी आफ्टर इंटरिंग when gametocytes enter into the female Anopheles mosquito, inside these there are some cells, they get enlarged and becomes amoeboid one. Their nucleus, it continuously divides and redivides without cytokinesis. ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का कंटिन्यूस डिवीजन होता जाता है और बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट अमेबॉइड लाइक सेल फॉर्म होती है और इसके बाद इसी सेल से कई सारे इस तरह के फ्लैजेलेटेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं और इसे हम रोसेट स्टेज कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या होता है, these nuclei, one all these nuclei they are transfer into such type of lobes। इस सभी लोब्स में एक एक न्यूक्लियस ट्रांसफर हो जाता है और ये ट्रांसफर हो जाने के बाद आफ्टर दिस साइटोकाइनेसिस टेकिंग प्लेस, इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं। इस फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर को, ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म से बना हुआ है और इसी स्ट्रक्चर की वजह से
These structures when get separate, they show some type of movement. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसे हम एक्स फ्लैजेलेशन प्रोसेस कहते हैं। इसे हम एक्स फ्लैजेलेशन प्रोसेस कहते हैं। The male gamete are produced by the X-flagellation process. ये flagella like structure है. These are not the real flagella. These are flagella like structure. और ये elongated होते हैं जिस वजह से ये movement कर सकते हैं। तो X flagellation जब होता है इस स्ट्रक्चर का, तब माइक्रोगैमेट फॉर्म होते हैं। और ये जो माइक्रोगैमेट है वो मैक्रोगैमेट के साथ फ्यूज होते हैं, तो दैट इज द फर्टिलाइजेशन स्टेज। तो इस तरह से गैमेटोगोनी यानी फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोगैमेट एंड माइक्रोगैमेट इज टेकिंग प्लेस। माइक्रोगैमेट फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस बाय द एक्स फ्लैजेलेशन प्रोसेस दैट टेकिंग प्लेस इन फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। और मैक्रोगैमेट जो होते हैं, जो गैमेटोसाइट आए हुए हैं, जिन जो लार्ज साइज के हैं, उसे हम मैक्रोगैमेट यानी फीमेल गैमेट कहते हैं। और मेल गैमेट यानी माइक्रोगैमेट ये एक्स फ्लैजेलेशन की वजह से फॉर्म होते हैं और इन दोनों का फ्यूजन होकर जाइगोट फॉर्म होता है। दैट इज दिस गैमेटोगोनी एंड फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हियर। अगला पॉइंट, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओकाइनेट्स एंड ओसिस्ट फॉर्मेशन। ये जो जाइगोट है, दिस जाइगोट इट चेंजेस इट्स शेप एंड बिकम्स अमेबॉइड लाइक स्ट्रक्चर। इट फ्यूजेस द गट सेल। ये जो गट वॉल होती है इस फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो का, ये जो गट है, ओके, तो इस गट के सेल्स को ये ओकाइनेट्स रप्चर कर कर सेल के भीतर दाखिल हो जाती है और इसे हम ओकाइनेट्स कहेंगे। उस सेल को हम ओकाइनेट सेल कहेंगे। और इस ओकाइनेट सेल्स में जब न्यूक्लियस becomes thick at that time, that cell is known as oocyst। उस सेल को हम oocyst सेल कहते हैं। और ये जो oocyst सेल होती है, इस oocyst सेल में लार्ज माइटोटिक डिवीजन होना स्टार्ट होता है, मगर डायरेक्टली माइटोटिक डिवीजन नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है। ओके, अकॉर्डिंग टू द बानो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि इस प्लाज्मोडियम पैरासाइट में मियोसिस कहां पर होती है। अकॉर्डिंग टू द बानो, दिस oocyst cell first undergo reduction division and it is followed by repeated mitotic division and form thousands of daughter nuclei, and these daughter nuclei they are transformed into sporozoite। बानो ने इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बताया ये जो oocyst सेल होती है जो गट सेल को इन्फेक्ट करती है, सीयर, तो ये जो oocyst है, इस oocyst इट इज द डिप्लॉइड सेल। इसमें रिडक्शन डिवीजन होकर इट फॉर्म 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फॉर्म करती है और इस 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। और इस कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होने के बाद एक सेल, लार्ज साइज सेल फॉर्म होती है जिसके भीतर कई सारे स्पोरोजोइट स्ट्रक्चर होते हैं। कई सारे स्पोरोजोइट होते हैं। तो इस लार्ज साइज स्ट्रक्चर को हम स्पोरोसिस्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्पोरोसिस्ट सेल कहते हैं। ओके, तो इसे हम स्पोरोगोनी कहेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजोइट फ्रॉम the oocyst cell, this process is known as sporogony। इसे हम स्पोरोगोनी कहते हैं। सो सी हियर, आपको यहां पर नजर आएगा। सो किस तरह से, इस तरह से फ्लैजेलेटेड, मल्टी फ्लैजेलेटेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे जो न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं वो इस सिंगल फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर में इंटर होते हैं और इसका एक्स फ्लैजेलेशन होकर मेल गैमेट बनता है और ये मेल गैमेट मैक्रोगैमेट के साथ फ्यूज होकर डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और जैसे कि हमने आपको बताया, ये जो oocyst है, इस oocyst में जो डिप्लॉइड सेल है, इसमें
मेयोटिक डिवीजन होकर 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं और 4 न्यूक्लियाई का कंटिन्यूस डिवीजन होकर कई सारे लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजोइट प्रोड्यूस होते हैं oocyst सेल के भीतर। और ये जो स्पोरोजोइट्स फॉर्म हुए हैं, isn't it, इनकी जो तादाद है ये हजारों में होती है। एक oocyst सीयर इस तरह से कई सारे oocyst जो है, कई सारे oocyst के जो बर्ड्स है, ये हमें फीमेल अनोफिलस मॉस्किटो के गट में नजर आते हैं, गट में। फिर क्या होता है, ये oocyst it get burst and it release the sporozoite into the lumen, and from that lumen it comes into the salivary gland of female anopheles mosquito। ये जो स्पोरोजोइट है, ये oocyst के बर्स्ट होने के बाद ये स्पोरोजोइट जो है वो सलाइवरी, इनके जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके द्वारा ये गट से ल्यूमेन में आकर सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, जब ये किसी और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को जब ये क्या करती है, ब्लड सक करती है, तो उस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के भीतर ये स्पोरोजोइट यानी इन्फेक्टिव स्टेज जो है स्पोरोजोइट्स को इंटर कर देती है। तो इस तरह से ये मलेरियल साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। सो दिस इज द मलेरियल साइकिल दैट कंप्लीट्स इन ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। चलिए, तो नेक्स्ट वन पॉइंट जो हमें बताना है इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमने देखा। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, कंट्रोल, इसके बारे में। बिफोर दैट वी शुड नो द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। मलेरिया के साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? Okay, there are three important signs or symptoms continuously occur every after 6 to 8 hours। Okay, तो ये तीन symptoms कौन से हैं? Hot or fever, then sweating, then shivering। So these three symptoms they continuously taking place after every 6 hours, 6 to 8 hours of मलेरियल इन्फेक्शन। ओके, मलेरियल इन्फेक्शन में ये जो तीन डिफरेंट सिम्टम्स है वो कंटिन्यूअसली साइक्लिक फॉर्म में नजर आते हैं। आफ्टर इन्फेक्शन, ओके, तो इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर टेकिंग प्लेस। ओके, तो उसे हम उसके वजह से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के अदर सिम्टम्स भी नजर आते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, रैपिड इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट और साथ ही साथ हार्ट रेट। और अचानक से ये जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और पसीने छूटने लगते हैं, तो उसे इस लोवरिंग टेम्परेचर को हम यहाँ पर स्वेटिंग कहेंगे। और इस स्वेटिंग में और बॉडी टेम्परेचर लो होकर उस इंसान में, उस इन्फेक्टेड पर्सन में, उस पेशेंट में शिवरिंग यानी कपकपी दौड़ जाती है। और कपकपी दौड़ने के बाद फिर से बॉडी फीवर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूअसली इस हॉट स्वेटिंग शिवरिंग इस साइकिल का कंटिन्यूअसली 6 to 8 आवर्स के बाद वापस से रिपीटेशन होता चला जाता है। तो इस तरह से हर 2-3 दिन ये साइकिल कंटिन्यू, 2 या 3 दिन बाद ये फिर से साइकिल कंटिन्यू स्टार्ट होते रहती है। तो ये है सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। इसे ह्यू ताप इसीलिए कहा जाता है। ताप मीन्स फीवर, ह्यू मीन्स यस शिवरिंग, मतलब ठंडा, बॉडी का ठंडा होना, उसे ह्यू कहते हैं, कपकपी दौड़ना। ओके, तो इसीलिए इसे मराठी में ह्यू ताप कहा जाता है। So this is the sign and typical symptoms of malaria। Then, what are the other symptoms like vomiting, convulsion? Okay, convulsion means गूंगी आना, आंखों के सामने से ओझल होना, चक्कर आना वगैरह। एर्थेल्जिया एंड एनीमिया, क्योंकि इस मलेरिया पैरासाइट जो है ये इंट्रासेलुलर डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट होने की वजह से ये ह्यूमन होस्ट में इरिथ्रोसाइटिक सेल्स को ब्रेक डाउन करता है, जिस वजह से एनीमिया यानी खून की कमी होती है। और साथ ही साथ इसकी वजह से जॉइंट पेन होते हैं, जिसे हम एर्थलेर्जिया कहते हैं। अब एनीमिया की वजह से इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इस वजह से इसे हम हीमेटोग्लोबिन यूरिया कहते हैं। और साथ ही साथ इसका अगर एक्यूट इन्फेक्शन होगा, अगर क्रोनिक और इन्फेक्शन ज्यादा तादाद पर अगर होती है, तो उस वजह से हमारे
हेपेटिक सिजोगोनी अगर साइकिल बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली मैक्सिमम सेल्स अगर इन्फेक्टेड होते हैं लीवर के, तो इस वजह से हेपेटोमेगैली होती है। हेपेटोमेगैली मींस इंक्रीज इन साइज ऑफ द लीवर। साथ ही साथ ये स्प्लीन पर भी इफेक्ट करता है, इसे हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। इंक्रीज इन साइज ऑफ स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीनोमेगैली। ये भी सिम्टम्स नजर आते हैं। इसके अलावा इसके क्रोनिक इन्फेक्शन में आंखों का भी डैमेज हो सकते हैं, या फिर इसके जो मेरोजॉइड स्टेज होती है, या फिर इसके जो इन्फेक्टिव स्टेजेस होते हैं, ये ब्रेन के सेल्स में भी इन्फेक्शन करते हैं। उसे हम सेरेब्रल इन्फेक्शन कह सकते हैं। रिलैप्स ऑफ मलेरिया, जैसे कि हमने आपको बताया, जो हिप्नोजॉइड सेल्स होते हैं, जो हेपेटिक डॉर्मेंट सेल्स होते हैं, ये फिर से मलेरिया कॉज कर सकते हैं। तो इसे हम रिलैप्स ऑफ मलेरिया कहते हैं। Relapse of malaria. It is the stage where the macrometachromozoites they may survive for the long period as a dormant stage in liver cell. और ये डॉर्मन स्टेज में लीवर में रहने की वजह से ये फिर से क्या करते हैं, ये फिर से मलेरिया के सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं। तो इसे हम रिलैप्स ऑफ मलेरिया कह सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, these are the 4 different species that shows the different incubation period. हमने जो डिस्कस किया था वो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए डिस्कस किया था, जिसमें 14 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जनरली +- 2 ऐसे डेज हो सकते हैं। देन नेक्स्ट वन, मलेरिया में 28 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ओवेल में 17 और पेल्सिपेरम में 12 डेज का होता है। और यहाँ पर हाई जो फीवर होता है, जो हमने आपको जो मलेरियल सिम्टम्स की जो साइकिल बताई, वो हाई फीवर आफ्टर 48 आवर इन वाइवैक्स में, 72 आवर्स इन मलेरिया और 48 आवर इन ओवेल में होता है। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसे आपने याद रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड को भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट, व्हाट आर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, साथ ही साथ व्हाट आर द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स, ये 2 पॉइंट डिस्कस करना है। सो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया, माइक्रोस्कोपिक डायग्नोसिस करते समय आरबीसी में अगर सिग्नेचरिंग स्ट्रक्चर नजर आता है, या फिर स्नीफर्स ग्रैन्यूल्स, स्नीफर्स डॉट इन आरबीसी नजर आते हैं, तो दिस माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, ओके, इट इट गिव द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर मलेरिया। साथ ही साथ आजकल जो है एक रैपिड मॉलिक्यूलर टेक्निक, जिसमें न्यूक्लिक एसिड मार्कर का इस्तेमाल कर कर पीसीआर मशीन के द्वारा मलेरियल पैरासाइट का जो डीएनए है, उस डीएनए के मार्कर का आइडेंटिफिकेशन कर कर पीसीआर मशीन के द्वारा मलेरिया का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। मलेरियल पैरासाइट का आइडेंटिफिकेशन होता है मॉलिक्यूलर टेक्निक विद द हेल्प ऑफ पीसीआर मशीन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हम आगे जाकर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर विल स्टडी। तो ये है डायग्नोसिस। व्हाट इज द ट्रीटमेंट, सिंकोना नाम का जो प्लांट होता है बच्चों, सिंकोना, जिसे आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। द अल्कलॉइड एक्सट्रैक्टेड, द क्विनोन अल्कलॉइड व क्विनोन अल्कलॉइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंकोना प्लांट। सिंकोना ये प्लांट रोबिएसी फैमिली का मेंबर है। इस प्लांट में क्विनोन नाम का अल्कलॉइड होता है, और ये जो क्विनोन है, इसका इस्तेमाल मलेरिया डिसीज में किया जाता है। अगर क्लोरोक्विनोन, ज़ैंथोक्विनोन, तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्विनोन के डेरिवेटिव्स के जो टैबलेट्स होते हैं, वो मलेरिया इस डिसीज में कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा न्यू मेडिसिन जो मार्केट में आए हैं, उसमें आर्टिमिसिन नाम का, आर्टिमिसिया नाम का एक प्लांट होता है, जो एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है। इस आर्टिमिसिया इस प्लांट से आर्टिमिसिन नाम का अल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये जो आर्टिमिसिन है, ये भी अल्कलॉइड इस मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्विनोन डेरिवेटिव और साथ ही साथ आर्टिमिसिनिन, तो ये जो डेरिवेटिव्स, ये जो अल्कलॉइड है, इनका इस्तेमाल मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। देन व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स,
फॉर दिस मलेरिया। मलेरिया के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है? प्रिवेंटिव मेजर्स ये है कि इंसेक्ट रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट जो कॉइल वगैरह होते हैं उसे हमने इस्तेमाल करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए। अगर किसी हमारे घर के आसपास में या घर के भीतर ज्यादा दिनों तक पानी को डिपॉजिट या फिर सिंक रखना नहीं चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे ऐसे भी फिशेस होते हैं जो तालाब में या फिर नदी नालों में छोड़ दिए जाते हैं, जो इस मलेरियल पैरासाइट के जो भी स्टेजेस होते हैं, स्पेशली ये जो मछलियां हैं जिसे हम गंबूसिया कहते हैं, गंबूसिया, दिस इज द फिश, दिस गंबूसिया फिश इट फीड्स ऑन लार्वी ऑफ इंसेक्ट। ये इंसेक्ट के लार्वी पर ग्रो होती है, इंसेक्ट के लार्वी पर फीड करती है, ये इंसेक्ट के लार्वी को खा जाती है। यानी फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की जो लार्वी है उसे ये फीड करती है, खा लेती है। जिस वजह से जिस वजह से मलेरिया का बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। यानी मलेरिया का जो वेक्टर है ना रहेगा, वेक्टर ना होगा मलेरिया, ऐसे अगर हम कहेंगे तो साबित होगा। तो गंबूसिया नाम की ये जो फिश है, इस फिश को पॉन्ड में, घर के आसपास में, नदी में, नालों में इसका क्या किया जाता है? इसका कल्चरिंग किया जाता है, इसे ग्रो किया जाता है ताकि घर के आसपास में क्या ना हो मच्छर पैदा ना हो। ये मच्छर के जो एग्स होते हैं, लार्वी होते हैं, उसको ये खा डालते हैं। इसे गंबूसिया कहते हैं। इसे हम एज अ बायो कंट्रोल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ मलेरिया। तो ये है आज का टॉपिक। तो हम कल न्यू डिसीज के साथ में डिस्कस